लर्न विद केयर स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। जो साइंस का सीरीज हम लोगों ने शुरू किया था उसका ये दूसरा पार्ट है। इसके पहले भाग 1 को यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देखेंगे। ये रेलवे के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, इसमें हम लोगों ने प्रयास किया है कि कम से कम समय में आपका साइंस जो है वो रिवाइज किया जाए। ठीक है, तो यदि आपने पहले पार्ट को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, जाकर पहले पार्ट को देखें फिर इसको आके देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का ये दूसरा पार्ट शुरू करते हैं। 123 तक हो चुका था पहले भाग में, आज 123 से आगे यानी 124 से आरंभ करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है तो क्या होता है? तो फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल होता है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण का जो प्रथम स्थिर यौगिक होता है वह फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल होता है। राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप है तो कौन सा होता है? तो ये तना होता है। ठीक है, दलहन के जड़ में पाए जाने वाले जीवाणु जो होते हैं वो कौन होते हैं? राइजोबियम होते हैं। ठीक है, और यही जो राइजोबियम जो होते हैं नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलते हैं, क्योंकि पौधे जो होते हैं नाइट्रोजन को नहीं बल्कि नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में परिवर्तित करके तब उसका यूटिलाइज करते हैं। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो ये नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं, अभी भी बताया गया। ठीक है, पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन होता है तो किसके द्वारा होता है? ये जाइलम के द्वारा होता है। पादपों में जल तथा खनिज लवणों का जो संचालन होता है जाइलम के द्वारा होता है। अगर याद नहीं हो तो ठीक से याद कर लीजिएगा। आपको एक तरीका बताया जाता है कि ज से क्या होता है? जाइलम होता है। ठीक है, और ज से क्या होता है? जल होता है। ठीक है, ज से जाइलम और ज से जल, और फ से फूड और फ से फ्लोएम, याद रखिएगा। तो जाइलम के द्वारा जल और फ्लोएम के द्वारा फूड यानी कि भोजन का संचालन होता है। पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधों के विभिन्न अंगों में पहुंचता है तो फ्लोएम के द्वारा। ठीक है, अभी आपको बताया गया कि पादपों में जो खाद्य पदार्थों का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो फ्लोएम के द्वारा होता है। ठीक है, और जल का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो जाइलम के द्वारा होता है। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर नापी जाती है वो क्या होता है? तो ऑक्जेनोमीटर होता है। ऑक्जेनोमीटर होता है जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर नापी जाती है। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। ठीक है, तो आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? डी डुबे ने की थी 1958 यानी कि 1958 में। ठीक है, तो लाइसोसोम की खोज डी डुबे के द्वारा किया गया था 1958 में। प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है, राइबोसोम जो होता है वो प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है। प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम द्वारा होता है। ठीक है, राइबोसोम द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण होता है और इसी कारण इसे प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। डीएनए की खोज किया था वाटसन और क्रिक के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो डीएनए की खोज वाटसन एवं क्रिक के द्वारा किया गया था। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया किसने किया? कॉर्नवर्ग ने किया था। ठीक है, तो डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन कॉर्नवर्ग ने किया था। डीएनए और आरएनए ये संयुक्त रूप से क्या होते हैं? तो ये न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। डीएनए और आरएनए जो होते हैं ये न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। डीएनए के क्रियात्मक खंड को कहते हैं जीन कहते हैं। डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहा जाता है? जीन कहा जाता है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो है वो किसने दिया था? वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। ठीक है, तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो है वाटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया था। डीएनए की इकाई क्या है? तो ये न्यूक्लियोटाइड्स है। न्यूक्लियोटाइड्स जो होता है वो डीएनए की इकाइयां हैं। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया गया था हरगोविंद खुराना के द्वारा किया गया था। ये भारतीय थे। ठीक है, और सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण इन्हीं के द्वारा किया गया था। पुरुष व स्त्री जीन संगठन होता है तो पुरुषों में जो होता है XY होता है और महिलाओं में XX होता है। ठीक है, तो यदि पुरुष का X गुणसूत्र महिला के X गुणसूत्र से मिल जाएगा। ठीक है, समझेंगे इसको। ये XY होता है और ये XX होता है। तो यदि पुरुष का X गुणसूत्र और महिला का तो X ही होता है, महिला का X गुणसूत्र ये मिलेंगे तो जो संतान उत्पन्न होगी वो लड़की होगी। यदि पुरुष का Y गुणसूत्र और महिला का फिर से यहाँ X ही आएगा। ठीक है, तो ये जो संतान होगी ये क्या होगी? ये शिशु जो होगा वो लड़का होगा। तो लड़का या लड़की ये जो भी होता है उसका कहीं ना कहीं जिम्मेदार जो होता है वो पुरुष होता है। महिलाओं का इसमें कोई योगदान नहीं होता है। ठीक है,
क्योंकि उनकी शारीरिक संरचना जो होती है इस चीज़ का निर्धारण करने में बिल्कुल सक्षम नहीं है कि होने वाली संतान क्या है, लड़की होगी या लड़का होगी। बच्चे का लिंग निर्धारित होता है तो पिता के गुणसूत्र द्वारा होता है। अभी हम लोगों ने देखा पैतृकता सिद्ध करने में सहायक होता है तो क्या होता है, तो डीएनए और प्रिंटिंग टेस्ट जो होता है ये पैतृकता सिद्ध करने में सहायक होता है। मधुमेह रोग होता है तो ये इंसुलिन की कमी के कारण होता है मधुमेह रोग, ठीक है। और इंसुलिन जो होता है कहाँ स्रावित होता है, अग्नाशय से स्रावित होता है। इंसुलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी, वेटिंग एवं वेस्ट के द्वारा इंसुलिन की खोज की गई थी। और इंसुलिन शरीर में कहाँ बनता है, तो अग्नाशय के द्वारा बनाया जाता है इंसुलिन, ठीक है। बर्नक्राइटिस एक रोग है तो ये किससे संबंधित रोग है, तो ये श्वास नली से संबंधित रोग है, ठीक है। बर्नक्राइटिस जो रोग है वो श्वास नली को प्रभावित करता है। पेप्सिन का एक उदाहरण कौन सा है, तो पेप्सिन जो है एंजाइम का एक उदाहरण है, ठीक है। तो पेप्सिन जो है एक तरह का एंजाइम है। दूध में नहीं पाया जाने वाला विटामिन है विटामिन सी। विटामिन सी जो है वो खट्टे पदार्थों जैसे कि अंगूर, इमली, संतरा इन सभी में पाया जाता है, ठीक है। और साइट्रिक एसिड इसका रासायनिक नाम होता है, ठीक है। टॉक्सिन जो है इसका एस्कॉर्बिक एसिड होता है नाम। टॉक्सिन है क्या है, तो ये एक जहरीला पदार्थ होता है। टॉक्सिन जो है वो जहरीला पदार्थ होता है। प्लाज्मोडियम परजीवी है तो ये तो प्लाज्मोडियम परजीवी जो है ये मलेरिया रोग का वाहक होता है, ठीक है। प्लाज्मोडियम जो है ये मलेरिया रोग का वाहक होता है। मलेरिया रोग का वाहक कौन होता है, मादा एनोफिलीज मच्छर होता है। मलेरिया रोग का जो वाहक होता है मादा एनोफिलीज मच्छर होता है। मलेरिया रोग में प्रभावित होता है तो प्लीहा होती है जिसे तिल्ली कहा जाता है हिंदी में। तो मलेरिया रोग में जो प्रभावित अंग है वो क्या है, प्लीहा या तिल्ली होता है। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन सी जो होता है, ठीक है। मानव मूत्र में विटामिन सी उत्सर्जित होता है। मूत्र का पीएच मान होता है 6 होता है और ये अम्लीय होता है। मूत्र का जो पीएच मान होता है वो 6 होता है, अम्लीय होता है। ब्लड का पीएच मान कितना है, 7.4 होता है और ये क्षारीय होता है, ठीक है। यहाँ देखते हैं मूत्र का जो रंग होता है पीला, ये किसके कारण होता है, यूरोक्रोम के कारण होता है, ठीक है। तो मूत्र का रंग यदि पीला हो रहा है तो उसमें यूरोक्रोम की मात्रा जो है वो अधिक होती है। मेढक का हृदय जो होता है वो कितने भागों में होता है, 3 भागों में होता है। मनुष्य का हृदय जो होता है वो 4 भागों में होता है। मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं, 4 होते हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा। रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो ये फेरिक क्लोराइड का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो कटने फटने के बाद फेरिक क्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है रक्त के प्रवाह को रोकने में। शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, ऑक्सीजन है। तो मानव शरीर में ऑक्सीजन तत्व जो है सर्वाधिक पाया जाता है। मनुष्य के शरीर में जल होता है तो ये 65 से 80% होता है। मनुष्य के शरीर में जो जल की मात्रा होती है 65 से 80 यानी कि लगभग 70% जो है मनुष्य के शरीर में जल ही है। मानव शरीर का सामान्य ताप होता है तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन, ठीक है। तीनों में याद रखेंगे। अगर फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो 98.6 फ़ारेनहाइट, सेल्सियस में पूछा जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस, जो कि एक्चुअल में होता है 36.9 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और केल्विन में पूछा जाए तो 310 केल्विन होता है, ठीक है। तो मनुष्यों में जो होता है, यहाँ देखते हैं मनुष्यों में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं, तो ये 31 जोड़ी तंत्रिकाएं जो हैं वो निकलती हैं। गुणसूत्र की खोज किसने की थी, वाल्डेयर ने की थी, याद रखेंगे। गुणसूत्र की खोज वाल्डेयर के द्वारा किया गया था। और गुणसूत्रों का निर्माण जो होता है वो क्रोमेटिन नामक पदार्थ से होता है, ठीक है। तो गुणसूत्रों के जो निर्माण होते हैं वो क्रोमेटिन नामक पदार्थ से होते हैं। आगे देखते हैं मनुष्यों में क्रोमोसोम की संख्या जो होती है वो 46 होती है। प्रश्न ऐसे आता है कितने जोड़े, ठीक है। तो वहां पर ध्यान रखेंगे, अगर जोड़े में पूछा जाए तो 23 होना चाहिए आपका आंसर। अगर केवल संख्या पूछे जाए, जोड़ा नहीं हो, तो 46 होना चाहिए, ठीक है। कई बार आप जानते हुए भी गलती करते हैं, याद रखेंगे। कई बार प्रश्न का आंसर जानते हुए भी थोड़ा सा प्रश्न को ध्यान से आप नहीं पढ़िएगा तो गलती करके आइएगा। अगर जोड़ा में पूछा जाए तो 23, अगर केवल संख्या पूछा जाए तो 46 होना चाहिए।
जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहा जाता है? कोशिका को कहा जाता है। ठीक है, तो जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका को कहा जाता है। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? तो ये माइकोप्लाज्मा होती है। ठीक है, सबसे छोटी जो कोशिका होती है वो माइकोप्लाज्मा की होती है। ठीक है, सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वो शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। ठीक है, और सबसे लंबी जो कोशिका होती है वो तंत्रिका तंत्र की होती है। तीनों याद रखेंगे। ठीक है, तो शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है। ठीक है, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या होती है? न्यूरॉन होती है। ठीक है, तो तंत्रिका तंत्र का जो इकाई होती है वो क्या होता है? न्यूरॉन होता है। कोशिका शब्द का निर्माण सबसे पहले किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। यानी कि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका शब्द का इस्तेमाल किया था। कोशिका आनुवांशिक पदार्थ क्या है? ठीक है, तो कोशिका का जो आनुवांशिक पदार्थ है वो डीएनए होता है। याद रखेंगे, कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो कोशिका के भीतर जो श्वसन का केंद्र होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। समसूत्री विभाजन होता है तो ये कायिक कोशिका में होता है। ठीक है, तो समसूत्री विभाजन जो होता है वो कायिक कोशिकाओं के अंदर होता है। अर्धसूत्री विभाजन होता है तो ये लिंगी जनन करने वाले कोशिकाओं में होते हैं। ठीक है, तो अर्धसूत्री विभाजन लिंगी जनन करने वाली कोशिकाओं में होता है। स्तंभ, धनकंद, शल्ककंद तथा प्रकंद का उदाहरण है। तो स्तंभकंद, ठीक है, यानी तना का जो उदाहरण है आलू है। स्तंभकंद यानी कि तना, धनकंद। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? देखिए, धनकंद जो है बंडा हो गया जिसे केसर कहा जाता है। ठीक है, शल्ककंद प्याज हो गया। ठीक है, और आपका प्रकंद जो है वो अदरक व हल्दी हो गया। अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग हैं तो ये फल भीति होते हैं। अमरूद हुआ, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के जो खाने योग्य भाग होता है वो फल भीति होता है। आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग हैं तो ये मध्य फल भीति होती है। ठीक है, आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य जो भाग होते हैं वो मध्य फल भीति होती है। फूल गोभी का खाने योग्य भाग है ये पुष्प क्रम होता है। फूल गोभी का जो खाने योग्य भाग होता है वो पुष्प क्रम होता है। हल्दी में पीला रंग का कारण है तो कुरकुमीन है। कुरकुमीन के कारण हल्दी जो होता है वो पीले रंग का होता है। याद रखेंगे, कुरकुमीन के कारण। टमाटर में लाल रंग का जो कारण है वो लाइकोपीन है। इसको याद रखेंगे, टमाटर जो होता है वो लाल रंग का होता है, इसके कारण है उसमें उपस्थित लाइकोपीन। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग है तना। पहले भी हम लोग ने देखा कि अदरक और आलू, ठीक है, ये दोनों के दोनों क्या है? तना है। दूध में पाई जाने वाली शर्करा जो है वो कौन सी है? लैक्टोज है। दूध में पाई जाने वाली शर्करा लैक्टोज है। सबसे लंबा कृमि जो है वो टेपवर्म है। ठीक है, सबसे लंबा कृमि कौन सा है? टेपवर्म है। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करता है तो अब केंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, तो कपड़ा सुखाने वाला मशीन या दूध से जो मक्खन निकाला जाता है वो मशीन जो होती है वो अब केंद्रीय सिद्धांत के बल पे कार्य करता है। ठीक है, तो दूध से क्रीम निकालने पर घनत्व क्या होता है? तो दूध से अगर क्रीम निकाल लिया जाए तो दूध का घनत्व क्या होगा? बढ़ जाएगा। याद रखेंगे। एक अश्वशक्ति बराबर होता है तो 746 वाट के। ठीक है, तो एक 1 HP इक्वल टू कितना होता है? तो 1 HP इक्वल टू होता है 746। ठीक है, जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है। तो जल का जो घनत्व अधिकतम होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे होगा, और जब घनत्व अधिकतम होगा तो जाहिर सी बात है आयतन अपने आप न्यूनतम होगा, तो ये भी 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। मूल रंग कहलाता है तो मूल रंग जो होता है नीला, लाल और हरा, ये तीन ही है जो मूल रंग है, लाल, नीला और हरा। इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं द्वारा होता है? ठीक है, तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण के कारण इंद्रधनुष का निर्माण होता है। ठीक है, इसमें प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन भी होता है, अपवर्तन भी होता है और वर्ण विक्षेपण भी होता है। इंद्रधनुष में रंग कितने होते हैं? 7 होता है, और इंद्रधनुष में बीच का रंग जो होता है कौन सा होता है? हरा होता है। याद रखेंगे, ये भी प्रश्न पूछा जाता है।
प्रकाश का रंग निश्चित होता है, तो किसके द्वारा? तरंगदैर्ध्य द्वारा। ठीक है, प्रकाश का रंग तरंगदैर्ध्य के द्वारा निश्चित होता है। पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की थी? रिटर ने की थी। ठीक है, तो पराबैंगनी किरणों की खोज का श्रेय रिटर को जाता है। सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंगदैर्ध्य होता है, तो क्रमशः लाल तथा बैगनी, यानी कि सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य वाला जो रंग है वो लाल है और सबसे कम तरंगदैर्ध्य वाला जो रंग है वो बैगनी है। इसी कारण सुबह और शाम के समय जो सूर्य का रंग है वो लाल दिखाई देता है। ठीक है, क्योंकि जिनका तरंगदैर्ध्य कम होता है वो प्रकीर्णित हो जाते हैं, जल्दी आसानी से प्रकीर्णित हो जाते हैं, और जिनका तरंगदैर्ध्य अधिक होता है वो आसानी से प्रकीर्णित नहीं हो पाते हैं। इसीलिए सुबह या शाम के समय जो होते हैं वो सूर्य के प्रकाश को ज़्यादा दूरी तय करना पड़ता है, जिस वजह से बाकी जो कलर होते हैं वो कहीं ना कहीं प्रकीर्णित हो जाते हैं, और इसी वजह से लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इसीलिए हमारे पास सूर्य का लाल प्रकाश ही पहुँच पाता है। वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है गामा किरणों की। ठीक है, तो गामा किरणों की जो वेदन क्षमता होती है सबसे अधिक होती है। प्रकाश का तरंगदैर्ध्य होता है तो 39 एंगस्ट्रॉम से 78 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है प्रकाश का तरंगदैर्ध्य। ठीक है, प्रकाश की चाल सर्वाधिक किस में होती है? निर्वात में होती है। प्रकाश की चाल सर्वाधिक निर्वात में होती है। प्रकाश वेग को सर्वप्रथम ज्ञात किया था रोमर ने ज्ञात किया था। ठीक है, तो प्रकाश के वेग को सबसे पहले रोमर ने ज्ञात किया था। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है निर्वात में प्रकाश की चाल। याद रखेंगे इसको। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। ठीक है, तो ये क्यों दिखाई देता है? तो सूर्य के प्रकीर्णन के कारण आकाश काला दिखाई देता है। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है, ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। ठीक है, तो समुद्र का रंग जो होता है वो नीला होता है, इस कारण से हमें समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। तारे टिमटिमाते हैं, क्यों? प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है तथा वस्तु से छोटा बनता है। याद रखेंगे, रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनती है वो वास्तविक बनती है और उल्टा बनती है। ठीक है, जो भी प्रतिबिंब वास्तविक बनेगी वो उल्टा ही बनेगी। ठीक है, और एक ये वस्तु से छोटा बनता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है तो काल्पनिक बनता है, वस्तु के बराबर बनता है तथा सीधा बनेगा। ठीक है, जो काल्पनिक बनेगा वो सीधा बनेगा, जो वास्तविक बनेगा वो उल्टा बनेगा। ठीक है, तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा बनता है तो काल्पनिक होगा और वस्तु के बराबर बनता है। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है? तो ये समतल दर्पण को प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक माना जाता है। दो समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। याद रखेंगे, यहाँ पे समांतर दर्पण है, यानी कि ठीक एक दूसरे के विपरीत रखा गया है। उनके बीच किसी भी तरह के एंगल का जो है वो अलग अलग नहीं होगा, एकदम समांतर का मतलब तो समझ रहे होंगे। तो दो समांतर दर्पणों के बीच जो वस्तु रखी जाती है उनका प्रतिबिंब जो है वो अनंत बनेगा। हवा का बुलबुला जल में व्यवहार करता है तो अवतल लेंस की भांति करता है। ठीक है, तो हवा का बुलबुला जो है जल में व्यवहार कैसे करता है? तो अवतल लेंस की तरह करता है। विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है तो किस चीज़ का? तो ये तांबा, टीन तथा शीशा का। ठीक है, तो विद्युत फ्यूज जो होता है तांबा, टीन तथा शीशा का मिश्रण होता है। हीटर का तार बना होता है, ये नाइक्रोम का बना होता है। हीटर का जो तार बना होता है वो नाइक्रोम का बना होता है, क्योंकि इसका गलनांक बिंदु जो होता है काफ़ी ऊँच होता है। बल्ब का फिलामेंट बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस कौन सा होता है? नाइट्रोजन होता है। ठीक है, ट्यूबलाइट में भरा हुआ जो होता है वो कौन सा क्या भरा जाता है? तो पारे का वाष्प और आर्गन भरा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, ट्यूबलाइटों में जो होते हैं पारे का वाष्प और आर्गन को भरा जाता है। फ्यूज का तार मिश्रण है तो शीशा, टीन का जो है मिश्रण होता है फ्यूज का तार। फोटोग्राफी में उपयोग तत्व है तो क्या है? सिल्वर ब्रोमाइड है। फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का इस्तेमाल किया जाता है, याद रखेंगे। फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में प्रयोग होता है तो सोडियम थायोसल्फेट का। ठीक है, फिक्सर के रूप में सोडियम थायोसल्फेट में। ठीक है, और ऐसे फोटोग्राफी में जो उपयोग किया जाता है सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है। तो याद रखेंगे, सिल्वर ब्रोमाइड और सोडियम थायोसल्फेट में कन्फ्यूज नहीं हो गए, ये फिक्सर के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फिक्सर के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? सोडियम थायोसल्फेट का। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर उठता है तो किसके कारण? तो केशिकत्व क्रिया के कारण जो होता है तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर की ओर बढ़ता है। इसके अलावा जो फसल कटने के बाद क्या होता है ना कि
खेतों को जोत दिया जाता है। क्यों? तो वो इसलिए जोत दिया जाता है क्योंकि जो खेत के अंदर जो होते हैं वो एक पाइप की तरह मिल जाता है ये, जिससे क्या होता है खेतों के अंदर की जो नमी होती है ये इसके जो समझ लीजिए कि ये भूमि है तो ये पाइप बन जाता है, ठीक है, एक छेद टाइप का ये पाइप बन जाता है। तो जो इसके अंदर की जो नमी है ये इसके थ्रू क्या होगी, बाहर चली जाएगी और इसके अंदर की नमी टूट जाएगी, मतलब ख़त्म हो जाएगी, जिससे कि फसल अच्छी उपज नहीं होगी। तो यदि हम क्या करेंगे, खेतों की जुताई कर देंगे तो ये पाइप जो होता है टूट जाता है, ठीक है। इसी को केशिकत्व कहते हैं, समझिए कि एक साधन बन जाता है पानी के बाहर निकलने का। तो जो हम खेतों की जुताई कर देते हैं तो ये लिंक जो होता है ये टूट जाता है, जिससे खेतों के अंदर की जो नमी होती है वो बची जाती है। हीरा का चमकना तथा मृग मरीचिका बनने का कारण क्या होता है, तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है, ठीक है। हीरा का चमकना तथा मृग मरीचिका बनने का कारण जो होता है वो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई क्या होती है, 36,000 किलोमीटर होते हैं। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई जो होती है वो कितना होते हैं, 36,000 किलोमीटर होती है। सूर्य को ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, तो नाभिकीय संलयन होती है, ठीक है। तो सूर्य की या तारों की जो, सूर्य भी एक तरह का तारा है, तो इनकी जो ऊर्जा का स्रोत है वो नाभिकीय संलयन होता है। रॉकेट की गति आधारित होती है तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे, रॉकेट की गति संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे आधारित होती है। मानव नेत्र कार्य करता है तो ये उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है, ठीक है। मानव नेत्र जो होता है वो उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। निकट दृष्टि दोष जिसे मायोपिया कहा जाता है, ठीक है, निकट दृष्टि दोष जिसे मायोपिया कहा जाता है ये दूर किया जाता है तो अवतल लेंस के द्वारा दूर किया जाता है। याद रखने का एक अच्छा तरीका है, ध्यान से देखिएगा। निकट, कितने शब्द है इसमें, निकट 3 शब्द है ना, तो इसका जो निवारण होगा एक कदम बढ़ के होगा। अवतल, कितने शब्द है इसमें, कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4, ठीक है। इसमें 3 तो 3 वाला 4 से ठीक होगा। और देखिए दूर दृष्टि दोष, इसमें दूर, तो ये किससे ठीक होगा, उत्तल। ये याद करने का आसान तरीका है। तो देखिए इसमें 2 अक्षर है, 2 अक्षर है, इसमें कितना है, 3 है, तो 2 वाला 3 से ठीक होगा और 3 वाला 4 से ठीक होगा। निकट दृष्टि दोष का कारण क्या होता है, तो नेत्र लेंस का मोटा तथा फोकस दूरी का कम हो जाना, ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष बनने का कारण यही होता है कि नेत्र लेंस जो होता है वो मोटा हो जाता है और फोकस दूरी कम हो जाता है। दीर्घ दृष्टि दोष जो होता है वो दूर किया जाता है। अभी बताया गया कि 2 अक्षर वाला है तो 3 अक्षर वाला से ये दूर होगा, उत्तल लेंस का प्रयोग करके इसे दूर किया जा सकता है। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित होता है नाभिकीय विखंडन पर होता है, ठीक है। तो परमाणु बम का जो सिद्धांत होता है वो नाभिकीय विखंडन पर होता है। हाइड्रोजन बम का जो सिद्धांत होता है नाभिकीय संलयन पर होता है, ठीक है। तो याद रखने का इसका भी एक तरीका है। देखिए परमाणु है तो परमाणु जो होता है वो टूटता है। अभी आपने सुना कि परमाणु जो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन टूट जाता है भागों में। हाइड्रोजन बम जो होता है नाभिकीय संलयन पर होता है। इसके कारण बताते हैं कि सूर्य का जो प्रकाश का स्रोत हो या सूर्य पर एनर्जी का जो स्रोत होता है वो नाभिकीय संलयन ही होता है। उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन जो होता है वो हीलियम में बदलते जाता है, ठीक है, तो उसका संलयन होता है। तो हाइड्रोजन यहाँ भी है तो जाहिर सी बात है हाइड्रोजन जहाँ होगा उसका क्या होगा, संलयन होगा। ये याद करने का बस एक तरीका है, ये कोई नियम नहीं है। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है तो ये कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस कौन सी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है। दाढ़ी बनाने तथा आंख नाक कान की जांच में प्रयोग होता है अवतल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें वस्तु से क्या होता है, बड़ा तस्वीर बनता है, ठीक है। इसमें वस्तु की जो इमेज बनती है वो वस्तु से बड़ी बनती है, इसीलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है दाढ़ी बनाने में तथा आंख नाक कान की जांच में प्रयोग किया जाता है। तो आज का ये सेशन यहीं समाप्त होता है। कल हम लोग 232 से आगे देखेंगे। तो यदि आपको ये सेशन पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले आपके लिए ऐसे और भी वीडियो बनाते रहने का। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट पार्ट में।